प्रणाम मित्रों, मैं व्योमेश शुक्ल रूपवाणी के फेसबुक पेज पर आप सब लोगों का, विशेषतः हमारी अतिथि वक्ता, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, अंततः हमारे देश की प्रतिनिधि कलाकार, हम सब की प्रतीक सम्मान्य विदुषी सोनल मानसिंह जी हमारे बीच हैं। दोस्तों, ये कहना अपने अनुभवों को शब्दबद्ध करने की एक बिल्कुल बेकार सी कोशिश है कि हम उन्हें अपने बीच पाके बहुत अभिभूत और गौरवान्वित और संतुष्ट एक साथ हैं। आधा काम हो गया मानिए। कलाएं और संस्थान इस विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। उनकी तमाम रचनात्मक व्यस्तताओं के बीच में से वे आई हैं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रायः देखा है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो विद्वान जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ के भी, और दूसरे कलाकार जो अपनी अभिव्यक्तियों में बहुत निपुण हो। लेकिन ऐसा कलाकार बहुत मुश्किल से मिलता है जो विद्वान भी हो, अपने माध्यम का चिंतक हो, अपने कलाकर्म को एक विचारवान व्यक्ति की तरह कुछ दूर से भी देख सकता हो। हम सबको सोनल जी के जीवन की बुनियादी जानकारी सामान्य ज्ञान की तरह है। उन्होंने विधाओं में आवागमन किया है, न जाने कितने नृत्य रूपों में निष्णात हैं। वो दरअसल निष्णातता का पर्यायवाची है। शास्त्रीय संगीत में, गायन में नॉर्थ इंडिया के निष्णात हैं। उन्होंने भारत की संस्थाओं को, सत्ता की राजनीति को, असहमति की राजनीति को बहुत दूर से और बहुत करीब से देखा है। लेकिन हमें पता है कि वो कला की संपदा है, वो कला के लिए है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी, कला का, कला के लिए, कला द्वारा। मैं इतना बोल गया आपके सामने, माफी चाहता हूं इसके लिए, और आपसे अपने पूरे समूह की ओर से पूरी ईमानदारी के साथ अनुरोध करता हूं कि आप अपना व्याख्यान शुरू कीजिए। मैं विदुषी डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। आप पहले मुझे मैम संबोधन करना बंद करें। आप सबको सादर प्रणाम, और व्योमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे इसमें जोड़ने लायक समझा, और इतने, क्या कहूँ कि इतनी शालीनता से मुझे गौरवान्वित आप कर रहे हो इन शब्दों से। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ कम ज्यादा हो जाए तो आप सब मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं हमेशा दिल से बोलती हूँ और हृदय से जो निकलता है वही साझा करना चाहती हूँ। ये कोई व्याख्यान तो अशोक जी ने कल दे दिया, मैं सुन नहीं पाई, मैं दिल्ली में भी नहीं थी और सुनना चाहूंगी बाद में। तो कुछ विचार मेरे जो हैं, जैसे आपने कहा कि लंबे अरसे से मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, जुड़ी रही हूँ, बाहर भी रही हूँ। तो मैंने कई उतार चढ़ाव झेले हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं, और उन सब से निपटने का साहस मात्र मेरी कला ने दिया है। तो इसीलिए ये आपका एक बहुत क्या कहूँ कि विचारणीय विषय है, कलाएं और संस्था और कलाएं।
तो सबसे पहले मैंने सोचा क्या, मैं हमेशा पहले शब्द का अर्थ जानना चाहती हूँ, क्योंकि नृत्य में भी जब साहित्य के अंश आते हैं, काव्य, कविता, पदम, जावड़ी, वर्णम, गीतम, तो इन सब के शब्दों के अर्थ पहले समझना मैं ठीक समझती हूँ। फिर शब्दों के पीछे का जो एक भावार्थ होता है, फिर एक गूढ़ार्थ होता है, एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा संस्था का अर्थ पहले थोड़ा सा मैं खुद समझूं। तो इसमें हाँ बीज है, स्था, और सम प्रत्यय है, प्रीफिक्स। तो सम जो है प्रीफिक्स, प्रत्यय, उसका एक ही अर्थ होता है अच्छी तरह से, सुष्ठु स्वरूपेण। जैसे सौष्ठव कहते हैं कि कोई कलाकृति, शरीर, अंग सौष्ठव पूर्ण हो, वैसे सुष्ठु रूपेण जो स्थापित है। स्था से कितने शब्द निकलते हैं, जैसे स्थावर है, स्थाणु है, स्थापना है, स्थापत्य है। इन सब में जो स्था उच्चारण से ही उसका जो एक स्पंदन आता है वो है स्थाई, के जो बैठा हुआ है, एक गंभीरता से बैठा हुआ है। तो संस्था जो सुष्ठु रूपेण अच्छी तरह से आगे चले, उसका नाम है संस्था। और हाँ, बिना रुके, ये भी एक उसका अर्थ बनता है कि जो एक संस्था की परंपरा चलती जाए बिना रुके, जहां काम हो। इसके बाद मैं आती हूँ जो आपने दूसरा शब्द दिया है, कलाएं, कला, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले कला कहने से हम शिव परिवार का जहां जहां नृत्य में, संगीत में वर्णन करते हैं, तो पूरे शिव परिवार, देवी पार्वती, महादेव शिव और गणेश, सभी के ललाट पे चंद्र कला है, बीज के चंद्र की कला है। तो यहाँ पर भी कला शब्द आया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, ये मैंने पूछा, देखा तो चंद्रकला का योग व तंत्र शास्त्र से संबंध है। तो ये जो बीज का चंद्र है वो चंद्रकला, जिसके घटने से और बढ़ने से एक यात्रा पूरी होती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या और फिर पूर्णिमा। तो एक निरंतरता का भी ये प्रतीक है। तो चंद्रकला से बढ़त घटत मैंने लिखा है, और इसमें हमारे हिंदू पंचांग में मास यानी महीना, वर्ष और संवत्सर की गिनती भी इसी से होती है, चंद्र से होती है। चंद्र की बढ़ती घटती कला से गिना जाता है ना। तो इतना सारा एक शब्द याद आता है तो उससे काफी कुछ आगे समझ में आता है, सोचने पर मैं आमदा हो जाती हूँ। लेकिन कला, चंद्र कला हो गया, लेकिन कला जो शब्द है, जैसे कि नृत्य है, संगीत है, नाटक है, और बहुत कलाएं हैं, तो इत्यादि में कहा गया है कि शक्तो मूकोपि यत् कर्तुम कला संज्ञम तु तत्स्मृतम। शक्तो मूकोपि यत् कर्तुम कला संज्ञम तु तत्स्मृतम। शुक्राचार्य के नीति सार, चौथा अध्याय, तीसरा श्लोक है, इसका उल्लेख है। तो गूंगा भी जिसे करने में समर्थ हो उसे कला कहा गया है। अब आप सोचिए कि इसका तो ये वाक्यार्थ है, शब्दार्थ है। कहेंगे गूंगा, अरे गूंगा क्यों बना दिया? तो गूंगे का अर्थ मात्र वाणी से गूंगा नहीं, विचार से भी हो सकता है। विचार वाणी में भी फर्क हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ से
फिर वो गीत याद आया, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल चल पहुंचे काशी रे। ठीक है ना। अब यहाँ मैंने सोचा कि गूंगा यानी क्या, कि जिसपे गुरु कृपा नहीं हुई है वो है गूंगा। जिसपे गुरु की कृपा होती है उसका द्वार हमेशा के लिए खुल जाता है, सारे द्वार खुल जाते हैं, मन के, हृदय के, विचार के, वाणी के, व्यवहार के। तो यहाँ गुरु कृपा से दया का द्वार समझा जाए यदि, और काशी को पहुंचे काशी रे, तो आप फिर कहेंगे हमारे बहुत विचारवंत भाई बहन लोग भी होते हैं, कहते हैं फिर आ गए काशी पे, अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने जाके विश्वनाथ धाम। काशी का संस्कृत में अर्थ होता है, आप जानते हैं, उज्जवल, तेज, प्रकाशमान, जो प्रकाशित है। तो जब गुरु कृपा से, गुरु की दया से सभी द्वार खुल जाते हैं तो लंगड़ा भी चल चल के काशी पहुंचता है, प्रकाशमान होता है, अंतर ज्योति प्रगटाने का उत्तम व सरल मार्ग उसको मिल जाता है। ये अर्थ मुझे समझ में आया जब सुना था पहले, वर्षों पहले, तब तो वही शब्दार्थ थे, लेकिन कहना कभी शायद ये चाहता है मेरे मत से। तो शब्दो मुंह को भी, जो मूक है, मात्र गूंगा नहीं, लेकिन जिसके, जैसे मैंने कहा कि जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं हुई है, तो इन कलाओं को भारत में मोक्षदायिनी भी कहा गया है, हमारी कलाओं को। अब 8 फॉर्म्स कहने से कला और 8 फॉर्म्स में कितना फर्क पड़ जाता है। 8 फॉर्म्स डू नॉट गिव दैट काइंड ऑफ मीनिंग, उसमें वो स्पंदन ही नहीं है, उसमें वो न्यूआंस ही नहीं है, वो ध्वनि ही नहीं है। तो इसीलिए इन कलाओं को भारत में मोक्षदायिनी कहा गया है, और इनको मैं डायनामिक योग मानती हूँ। योग, योगासन करना, हठ योग करना, एक जगह पे खड़े होके उठना, बैठना, लेट के और ये होके, उसकी 4 जो अवस्थाएं हैं वो तो हो गया, लेकिन ये डायनामिक योग है। इसमें क्या क्या है, कुछ वही अभ्यास, वही एकाग्रता, ग्रहण शक्ति, वैचारिक गांभीर्य, अनुशासित जीवन इत्यादि, जो योगाभ्यासी से योगी बनने की यात्रा है, योगाभ्यासी शिष्य है जो एक अभ्यास कर रहा है, वहां से योगी बनने की जो यात्रा है, वही यात्रा यहाँ पर है कलाओं में, जो कलाभ्यासी है। तो कला में अब मैंने फिर ये सोचा कि हमेशा मैं बोलती थी, सुना भी था, कला है, विद्या है, कला भी विद्या है, नृत्य विद्या है, संगीत विद्या है, हम सब ने सुना है ये। लेकिन कला विद्या में अंतर क्या है? 2 शब्द है, और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है वर्षों के बाद। और मैं धन्य हूं कि मेरे परिवार ने, दादाजी माता पिता ने कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया, गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ाया बम्बई में, जहां गुजराती मातृभाषा में अभ्यास था पूरा 11वीं तक, मैट्रिकुलेशन तक, और उसके साथ 5वीं से ही संस्कृत और हिंदी कंपलसरी था। इसके अलावा मैंने अपने एक इंटरेस्ट की वजह से कोविद और विशारद भी कर लिया भारतीय विद्या भवन से, तो उससे बड़ा फायदा हुआ। और हमेशा ये संस्कृत का जो एक मूल नियम है कि शब्द के बीज में जाओ, धातु समझो, बीज समझो, उसके वहां से क्या क्या बनता है, उसके सूत्र कहाँ कहाँ जाते हैं, वो समझने का जो आनंद है, वो इतना मुझे काम में आता है आज भी कि मैं इसका बयान नहीं कर सकती। तो जब शब्द बुने जाते हैं तो एक शब्द यहाँ और एक शब्द यहाँ, ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं नृत्य भी विद्या है,
संगीत विद्या है, ये विद्या है, वो विद्या है, स्थापत्य विद्या है। तो कला में विद्या निहित है, लेकिन विद्या में कला निहित नहीं है। एक बात समझने वाली मुझे मिली, क्योंकि कला वास्तव में सर्वसमावेशी है, जिसमें विद्या यानी नॉलेज, विषय वस्तु के बारे में सभी तरीके से जानना भी है, लेकिन जब विद्या में वाक शक्ति की प्रधानता है, विद्या में वाक शक्ति की प्रधानता है, कल ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का सुखद संयोग है। वाह, ये एक अद्भुत मुझे समझ में आया, मिला, एक मोती टपका के ये कलाएं बहुत सारी हैं, इसके बारे में अभी थोड़ा सा और बोलूंगी। तो उसमें कर्मेंद्रिय से ही तो करना है, लेकिन कर्मेंद्रिय को दिशा देने वाली ज्ञानेन्द्रिय, जबकि मात्र वाक शक्ति से विद्या में वाक शक्ति की प्रबलता है। कला में वो भी है और ये भी है। इसीलिए इसमें कोई ये कंपटीशन नहीं है। मैं तो एक शब्द को समझने की बात कर रही थी कि शब्दों को समझने से और सरलता हो जाती है। तो सुना है कि कुल मिलाकर 518 कलाएं हैं। कितनी? 518, जिनमें 64 कलाएं मुख्य है। हम लोगों ने 64 कलाओं के बारे में तो सुना ही है, ज्यादातर हम कलाकारों सुनते हैं कि 64 कलाएं, और उसमें से कुछ 2, 3, 4, 5 में हम कुछ समझ पाए तो ही बहुत है एक जीवन में। लेकिन 64 कलाएं मुख्य हैं, और ऐसा काम सूत्र की जय मंगला टीका में है, शिव तत्व रत्नाकर में है, तथा श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्रीधर ने 64 कलाओं के नाम भी दिए। तो ये भी एक बहुत ही रसप्रद विषय है कि इन 64 कलाओं की सूची व्योमेश जी बनाई जाए और कलाकारों तक पहुंचाई जाए। तो एक तो ये होता है कि इससे गर्व भंग होता है कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 10 में भी कहीं कहीं हाथ डाला, कहीं अच्छा किया, कहीं थोड़ा सा जानकारी ली, तो उससे एक जरा महारथी बने का अनुभव हो जाता है। लेकिन जब सूची देखेंगे आप 64 कलाओं की, तो दंग रह जाएंगे हम कि अरे भाई, एक जीवन में ऐसे भी लोग रहे हैं, ऐसे कलाकार भी रहे हैं जिन्होंने 64 कलाओं में प्रवीणता पाई थी। तब लगता है कि भाई हम तो धूल की कण हैं, अभी तो आगे लंबा रास्ता है। दूसरा कि आज आप लोगों ने उत्तर भारत में शायद ना सुना हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में खास करके जो अष्टावधानी और शतावधानी कलाकार हैं, शायद सुना होगा, नहीं सुना? नहीं। हाँ, ये एक ऐसी कला है, अष्टावधानी, अवधान एक निपुणता पाना, एक स्थापित करना, किसको? कि आप 8 अलग तरीकों से सिद्ध कर रहे हैं कि यदि आपने एक गीत उठाया तो वाणी से तो वो गीत अस्खलित गाया जा रहा है, पैर के अंगूठे पैर से अलग ताल दिया जा रहा है, हाथ से अलग है, नेक से अलग है, जो यहाँ पे ताली पड़ती है वो अलग है, ये अलग हो जाता है। ऐसे 8 प्रकार की अलग क्रियाएं एक साथ होती हैं। ये है अष्टावधानी। और शतावधानी
तो एक साथ कितने वाजिंत्रों पे क्या करते हैं, शरीर से क्या करते हैं, उंगली से क्या करते हैं, आंख से क्या करते हैं, भौं से क्या करते हैं, शतावधानी, यानी हमारे तो कल्पना के ये बाहर हो जाता है। ऐसे कलाकार बैठे हैं। इसीलिए ये कौन घंटियां कोई मार रहा है क्या? नहीं, कॉल बेल जैसा अंदर आवाज आ रहा था। तो ऐसे 64 कलाएं जो हैं उनकी सूची तो भी निकाली जा सकती है। और जानकारी में इसलिए देना मैंने ठीक समझा कि जब हम कलाएं और संस्थान या संस्था की बात करते हैं तो हमारा दायरा अभी बहुत ही छोटा हो चुका है, मानते हैं ना? दायरा हमारा छोटा हो चुका है। क्यों? कि इसमें नृत्य है, संगीत है, उसमें नृत्य में 8 शास्त्रीय प्रकार हैं, कितने लोक नृत्य हैं, कितने जनजाति के नृत्य हैं, चलो। और उसी तरीके से संगीत में, उसमें उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में है, उड़ीसा में है, फिर उसमें लोक संगीत है और जनजातियों का संगीत है, फिर उसमें वाद्य है, तो उसमें सुषेण है, घन वाद्य है, तत्वाद्य है वगैरह। ये फिर भी यानी सुषेण, बांसुरी है, मुगुली है, शहनाई है और तरह तरह के जिसको परकशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वो है। और जो चर्म पे बजाए जाते हैं, जो मेटल पे बजाए जाते हैं वो अलग हैं। और जहाँ आप वीणा तार पे बजाते हैं, वीणा है, सारंगी है, संतूर है, सितार है, सरोद है, वो है। चलो वाद्य में वाजिंत्र, लेकिन वाजिंत्र बनाने की कला कितने वाजिंत्र बजाने वाले उस्तादों पंडितों को आती होगी, आई डाउट। वैसे ही हम जो नृत्यकार हैं, कितने नृत्यकारों को घुंघरू बांधने की कला आती होगी। कथक में बांधते हैं लेकिन हमारे घुंघरू अलग है। और घुंघरू जो ब्रॉन्ज से बनते हैं, जो एक अलॉय है पीतल के साथ मिलके, लोहा पीतल, एक एक घुंघरू कैसे मोल्ड होता है, अंदर जो उसका छोटा उसकी घंटी है, और एक एक घुंघरू को बजा बजा के, दक्षिण में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, हम सब ओडिसी वगैरह के लिए एक एक घुंघरू को बजा बजा के, मिला मिला के, तब वो घुंघरू में पिरोए जाते हैं। उसमें एक भी घुंघरू का अलग यदि साउंड आता है तो वो घुंघरू वहां पे नहीं आता है। अब इतनी बड़ी ये कला है। आप तो नृत्य देख लेते हैं स्टेज पे, मंच पे, पता ही नहीं चलता है, ता तिरकड़े हो गया, चक्कर खा लिए हम लोगों ने, एकदम ये किया वो किया, बहुत सुंदर है, नृत्यांगना सुंदर है, नृत्यकार कितना सौष्ठवपूर्ण है, कॉस्ट्यूम कितना सुंदर है, कितना सुंदर अभिनय किया, ये सब हो गया। लेकिन ये बातें कि ये फूल की सजावट, फूल कैसे बने, वो भी एक कला है। आप जिसको मेकअप कहते हैं, श्रृंगार करना, वो भी एक कला है। कैसे आपके गहने बनते हैं, वो कला है। जो बुनकारी होती है, जो बुनकर साड़ियां बनाता है, वीविंग एज एन आर्ट, जो कबीर थे और भी बहुत लोग थे, वो भी एक कला है। 64 कलाओं में ये सारा है। तांबूल कैसे, बीड़ा कैसे बनाना, तो आपने कई बार देखा होगा आपके मिनिएचर पेंटिंग्स में कि यूं करके दे रहे हैं, तो ये प्रेमी को दिया जा रहा है, एक दूसरे को तांबूल खिलाना, एक दूसरे का झूठा तांबूल खाना, सखी के साथ तांबूल में संदेश भेजना, और बैरी को, दुश्मन को एक चैलेंज करना, भेजना, वो तांबूल अलग। तो इसकी भी कैसे कैसे तांबूल बनना है, तांबूल में क्या पड़ेगा जिससे समझ में आएगा कि संदेश क्या है। अब ये कला कौन जानता है भाई? बनारस के घाट में तो आप तांबूल खाते हो, पान का पत्ता इसमें ये डाल गया। फिर तो मैं कई बार व्योमेश जी सोचती हूँ कि हम कितने पीछे छूट गए हैं। संस्थाओं पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन बात मैं कह देती हूँ, हम बड़ी बड़ी बातों को ला रहे हैं, लाए हुए हैं, अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन जो इसकी फिलिग्री है, इसकी जो बुनावट है, झीनी झीनी बातें हैं, वो तो छूट रही है पीछे। क्यों छूट रही है, उस पर ध्यान देना मैं आवश्यक आज की तारीख में समझती हूँ। अब यदि छूट गई तो छूट गई। अभी हमें व्हाट्सएप आता है, अभी इंस्टाग्राम से लेके 200,000 चीजें हमें आती हैं,
लेकिन वो मशीन है, वो आप नहीं है, वो मशीन है। आप तो मात्र डेटा डाल रहे हो थोड़ा बहुत, बाकी डेटा काफी सारा चुराया हुआ भी है, लेकिन इन कलाओं में आप स्वयं हैं। चलिए कला के व्यापक अर्थ वास्तव में चकित कर देता है, इसीलिए नाट्य शास्त्र का श्लोक मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी। न तस् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत् कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। समझ गए होंगे कि कोई ऐसा कर्म नहीं है, कोई विद्या ऐसी नहीं, कला नहीं, स्थापत्य नहीं है, कोई कुछ नहीं बाकी है। जो कुछ है वो सब आपको नाट्य कला में दिखता है, ऐसा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कहता है। और वास्तव में भारतीय दर्शनकारी जो कलाएं हैं, मैं यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कह रही हूँ, दर्शनकारी कह रही हूँ। प्रदर्शन करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दर्शन, जैसे आप ईश्वर के दर्शन करते हैं मंदिर में, तो यदि आप रंग मंदिर में जाते हैं ना, रंग मंदिर तो कहते हैं ना, रंग मंदिर में जाते हैं तो आप तो दर्शन करने जाते हैं ना। तो ये दर्शनकारी कलाएं हैं, मोक्षदायिनी कलाएं हैं। कला की, भारतीय कला परंपरा की वास्तविकता में इसे समझती हूँ। ये मेरा विचार है, ताकि बाकी लोगों का जो विचार हो उनका अपना है। तो ये एक बात हुई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, संस्था पे आती हूँ थोड़ा। मुझे करते करते रामायण भी पढ़ा, रामचरितमानस भी पढ़ा, यहाँ वहां ये पढ़ा वो पढ़ा, आप सबने पढ़ा, आप सब विद्वान हैं कि सरस्वती सभ्यता, सिंधु की सभ्यता बाद में मानते हैं, सरस्वती सभ्यता जो लोथल, धोलावीरा आदि, राखीगढ़ी वगैरह काफी जगह। तो अभी मैं सरस्वती पे एक वो लिख रही थी लेख, तो उससे भी काफी जानकारी मिली। मैं क्यों यहाँ जा रही हूँ बता रही हूँ कि सरस्वती नदी मुख्य थी, जो आज लुप्त प्राय हो गई। मात्र वो माणा गांव के ऊपर, बद्रीनाथ के ऊपर उसका प्रभाव दिखता है, और गुप्त रूप से सैटेलाइट पिक्चर्स में उसका पूरा दिखाया है। लेकिन सरस्वती नदी के दोनों तटों पे ऋषि मुनियों के आश्रम थे, और ये वैदिक काल की बातें हैं जो लिखी गई हैं, बताई गई हैं, उपनिषदों में भी है। तो दोनों तटों पे आश्रम होते थे, और इन आश्रमों में शस्त्र, शास्त्र और कलाएं, इनका अभ्यास होता था। अब इन अभ्यासों का क्या महत्व था, वो तो महत्व बहुत था, इसकी बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन सरस्वती नदी का इतना महत्व था कि सारा ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, विद्या, कलाएं, ये सारी बातें दोनों तटों पे जुटी हुई थी। तो सरस्वती नदी का इतना महत्व रहा कि उसको देवी का स्वरूप दिया गया। हमारी गंगा जी की बात बाद में आती है, ऋग्वेद में गंगा जी का उल्लेख है ही नहीं, मात्र सरस्वती का है। तो ऐसी नदी, उसको देवी स्वरूप दिया गया, और इसीलिए उनको विद्या, कला, बुद्धि, इसकी देवी माना गया। कितना सुंदर है ये, बताइए आप व्योमेशी। मैं गदगद हो जाती हूँ कि हमारा पूरा जो एक हमारी परंपराएं जो बनी, इसमें भावना, भाव की उत्कटता, उसमें एक, जहां आपका हृदय वीणा की तरह झंकृत ना हो, जहां आपकी बुद्धि बोलती बंद ना हो, वहां जाना बेकार है मेरे ख्याल से। बात है मैम। बुद्धि तो बहुत बोलती है ना, वाक्पटुता है बुद्धि में, चप 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 करती रहती है 24 घंटे, नींद में भी चप चप करती है। इसीलिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है लोगों को, लेकिन हृदय बंद रहता है। जहां हृदय के स्पंदन मुखरित हो,
जहां बुद्धि की भाव पटुता मत हो जाए, वहां जाना है। और ये नदी से देवी स्वरूप में परिवर्तित होना इसी का एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। तो मैंने ये आपको थोड़ा सा पुरातन काल का उदाहरण इसलिए दिया कि चाहे उनको आप आश्रम कहें, चाहे लेबोरेटरी कहें, चाहे उनको आप शाला कहें, पाठशाला कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। इस यही परिवर्तित होके जिसकी बात आप करते हैं, करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, वो है संस्था और संस्थान। उसमें मैंने 3 तरीके के ये देखे कि एक है जो पूरा राज्याश्रय से स्थापित हुए संस्थाएं। एक है कि जहां परिवार की निधि है, जहां पे एक वारसा मिला हुआ है, पैसे का भी और संस्था का भी, ऐसी संस्था है। और एक है जो बिल्कुल व्यक्ति ने बनाई हुई, जिनके पास ऐसा पैसा नहीं है, अपनी मेहनत से खड़ी की हुई संस्था। तो मुझे मोटा मोटी ऐसे 3 दिखाई दिए, और चौथा 5वां हो तो मैं आपसे जानने को, किसी से जानने को मैं उत्सुक रहूंगी। आश्रम में शस्त्र शास्त्राभ्यास, कला और विद्या का संगम पढ़ाया जाता था, और वहां पर गुरु सर्वोपरि थे। गुरु सर्वोपरि थे। तो गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। यहाँ गुरु देवो भव और अतिथि देवो भव। आश्रमों में अतिथि बिना पूछे, बिना तारीख बताए मैं फला दिन इस समय पहुंचूंगा, लेकिन आते थे, उनका भी उतना ही आदर सत्कार किया जाता था जितना कि बता के या बुलाए हुए अतिथि का। और गुरु आज्ञा, गुरु की इच्छा, गुरु का कहना, गुरु का वक्तव्य सर्वोपरि था। आज भी मैं ये मानती हूँ। और वहां पर जो एक मैंने लिखा है, संस्कारों का सिंचन होता था, संस्कार सिंचन। तो उद्देश्य क्या था ऐसे आश्रमों का या ऐसी संस्थाओं का? उद्देश्य क्या होना चाहिए? संस्कार सिंचन। असंस्कारी, अभद्र, अविनयी, असहिष्णु, अमर्यादित, ऐसी जो एक बातें आती हैं, वो जब सही तरीके से अभ्यास किया जाए, सिखाया जाए, सीखा जाए संस्थाओं में, तो ऐसी बात फिर नहीं होती है। और जहाँ देश विदेश से विद्यार्थी यदि आते हैं तो उनसे और जानकारियां प्राप्त होती हैं, दिमाग खुलता है। हमारे आश्रमों में ब्रह्मचर्य पालन एक नियम था। आज के, मैं पहले की बात कर रही हूँ, अनुशासित थे। अभ्यास, साधना, एकाग्रता, उद्देश्य, लाभ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा वहां पर सिखाया जाता था। सूक्ष्मता का संदेश आता था, और सूक्ष्म से विराट की ओर की यात्रा का भी उसमें प्रावधान था कि आप में एक कण, एक बीज बोया गया। आपके अभ्यास में आपने ये पाया कि ये तो सूक्ष्म है, यहाँ से हमने कहा इसका विस्तार कहाँ तक करना है, कहाँ तक मुझे जाना है, कहाँ तक जाया जा सकता है। तो सामने बड़े 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 उदाहरण मौजूद होते थे, आज भी हैं, उनको ढूंढना हमारा कर्तव्य है। और सृष्टि रचना से समाज रचना, हरेक जीवन के पहलू के जीवन के हरेक पहलू को जानना, उससे परिचित होना, और सबसे बड़ी बात तो जीवन जीने की कला प्राप्त करना, ये उद्देश्य उन आश्रमों में था, और आज कुछ संस्थाओं में आज भी है। इसकी बात मैं फिर करूंगी आगे। अब एक बड़े विचार को लेकर, एक बिंदु, एक कण, एक बीज रूपी विचार को लेकर, उसको बोकर उसको बढ़ाना, उसको बढ़ाए जाने की व्यवस्था जो करे वही है संस्था।
एक विचार, एक बीज, एक कण, वहां से उसको बोकर, उसको बढ़ाकर जो आगे ले जाती है वो है संस्था। जिनको आज दर्शनकारी कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, नाटक इत्यादि के लिए मात्र पोथी ज्ञान नहीं, किंतु ये देखिए ना, यहाँ पर क्या कहते हैं, थ्योरी यानी थियरी। आई डोंट नो व्हाई वी से थ्योरी इन हिंदी है। बैंक को बैंक कह दिया तो हिंदी हो गया, और एयर इंडिया को एयर इंडिया कह दिया तो हिंदी हो गया। आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है। तो जो उसका पोथी ज्ञान है मात्र वो नहीं, लेकिन सतत मार्गदर्शन और कड़ी शिक्षा, कठोर परिश्रम की जहां आवश्यकता आपको दी जाती है कि आपको ये आवश्यक है आपके लिए, ये आप कीजिए, उससे आप आगे बढ़ेंगे सूक्ष्म से विराट की ओर। इससे आप में बीज पनपेगा, पौधा होगा, वृक्ष बनेगा और फल फूल आपके आएंगे। वहां परिणति होगी आपके ज्ञान की, आपके सीख की। तो ये सारी बातें एक संस्था में जुड़ी रहती हैं। इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। अभी 6 महीना 1 वर्ष में अरंगेत्रम कर दो, 2 वर्ष के अरंगेत्रम की 5 लाख हैं, कई जगह देखा गया है। एक आपका रेपर्टरी पूरा करने के लिए 2 लाख है, 6 महीने में इतना है, एक आइटम का 10,000 है। ये सब आरंभ हो गया था। इसको मैं संस्था नहीं मानती हूँ, संस्थागत भी ये है, इनको मैं संस्था नहीं मानती हूँ, इनको व्यापार मानती हूँ, ये धंधा है, ठीक है। तो संस्था समरूपेण स्थापित जो है, सुष्ठु रूपेण, वो संस्था ये नहीं है। तो हम संस्था की बात कर रहे हैं। घर परिवार के सुखद वातावरण में ऐसा होना संभव नहीं होता है। इसीलिए कहा गया था 5 लक्षण विद्यार्थी के, जो विद्या के लिए निकल पड़ता है, विद्या का अर्थ ही है, विद्या के लिए उत्सुक है, उसको पाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, पचाने के लिए, क्या है? काक स्नानम, बकत ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी इति विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये पंचलक्षण तो आज बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मेरे जैसे क्वचित ही कोई बेवकूफ होंगे जो घर भी छोड़ दिया 18.5 वर्ष की उम्र में नृत्य के पीछे। और आज भी सुबह से इतना पनीर और एक संतरा खा के चली हूँ, तभी आके आपको बताया भोजन करने बैठी हुई। तो काक स्नानम, और शावर में गाने गाए जा रहे हैं, मल रहे हैं, चिड़क नो नो नो, छटपट छटपट, कौवा जहां पानी देखा छटपट उड़ गया। काक स्नानम, बकत ध्यानम, बगुले की तरह एक ध्यान, एकाग्रता, गुरु का एक शब्द पढ़ा, चप करके ले लिया। काक स्नानम, बकत ध्यानम, श्वान निद्रा, कुंभकर्ण की तरह सोते रह गए, उठ समय हो गया, सोने दो, ना 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 ना। एक कुत्ते की एक एक कान उसका ऊपर रहता है हमेशा, कुछ भी इतना भी कहीं पत्ता गिरा तो रेडर की तरह। हाँ, तो श्वान निद्रा विद्यार्थी को चाहिए, तथैव च, वैसे श्वान निद्रा पूरी उम्र रखनी चाहिए। लाइट स्लीपिंग, डीप एंड लाइट स्लीप। अल्पाहारी भैया, अल्पाहारी कहाँ होता है? हर रोज तो ये चाहिए, पिज्जा चाहिए, मैगी चाहिए, नूडल चाहिए, समोसा चाहिए, चाट चाहिए, चाट। अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर परिवार छोड़कर, सारे कंफर्ट्स को छोड़कर, सुख सुविधा, जो ज्ञान की खोज में निकल पड़े, और जहां ज्ञान बुद्धि शिक्षा मिलती है, कठोर परिश्रम मांगा जाता है, वहां पे वो टिक जाए। और ऐसी जगह जो क्रिएट होती है वो है संस्था। तो वहां जाया जाए जहां योग्य गुरु का मार्गदर्शन उपलब्ध हो। योग्य गुरु मैं अंडरलाइन करती हूँ। आज गुरु के नाम से तबला बजाने वाले, मंजीरा बजाने वाले, ढोलक पीटने वाले सब गुरु बने बैठे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु घंटाल, नाम सुना है ना, गुरु घंटाल। बेताले हैं, बेसुरे हैं, डजंट मैटर,
उसके बाद एक और गुरु प्रकट हुए हैं, गूगल आचार्य, गूगल गुरु, गुरु गूगल, कुछ भी है तो गूगल कर लो भाई, तो ये भी गुरु। लेकिन जहां योग्य गुरु का मार्गदर्शन उपलब्ध हो, अनुशासित वातावरण हो, सहृदय कला सेवी हो, सहृदय, जो आपके एक संस्था में जो काम करते हैं, चाहे चाय लाने वाला ही हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे जो भी हो, गुरु हो, उपगुरु हो, सहृदयी हो, उनमें भी वो संस्कार का सिंचन होना चाहिए, कला सेवी हो, और वहां जाने से लाभ होता हो, वही संस्था में विद्यार्थी जाए, तो उसके लिए आपको ये जो बताए हैं 5 गुण विद्यार्थी में हो तब जाए। भारत के इतिहास में ऐसी कई संस्थाएं पनपी हैं जहां से प्रखर कलाकार निकले, लेकिन सभी प्रकार की संस्थाओं को राजाश्रय की आवश्यकता रही है या व्यक्तिगत आश्रय की आवश्यकता रही है। मैंने ऐसे लिखा है, क्यों? गुरुदेव टैगोर का ले लीजिए शांति निकेतन, या रुक्मिणी देवी का ले लीजिए कला क्षेत्र, या वल्लथोड़ नारायण मेनन का ले लीजिए कला मंडलम केरल में, ऐसी कई संस्थाएं हैं। क्या हुआ? सरकार को ले लेनी पड़ी आखिर में, ऐसा क्यों हुआ? उसकी भी बात करना अभी मैं आवश्यक समझती हूँ कि जो समाज के सम्माननीय नागरिकों के योगदान से स्थापित रही और एक व्यक्ति के स्वप्न को साकार करती संस्थाएं, अंततः सरकार को क्यों लेनी पड़ी? ऐसा क्यों होता है? तो मैंने लिखा है, तब होता है जब स्वयं के बाद कौन, या नहीं सोचना, मैं ही मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरा स्वप्न है, मैंने मेरा स्वप्न साकार किया, जी किया, हु नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, तो आफ्टर मी द डिल्यूज, मेरे बाद प्रलय, ये सोच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब सहृदय मित्रों शिष्यों की मंडली ना बने, एक मंडली, एक टीम बनाना आवश्यक होता है। और ऐसा क्यों होता है? अंततः सरकार को क्यों लेना पड़ता है, या संस्थाएं क्यों बंद हो जाती हैं? तो जो संस्था को आगे बढ़ाने में मदद ना करे, जब संस्था के कार्यक्रम को सुचारू रूप से अनुशासन में नहीं चला कोई सके, जब संस्था की भविष्य निधि का निर्माण ना हो, ऐसा भी तो चाहिए संस्था चलाने के लिए, यू नीड कैपिटल, वो ना हो, और जब समयानुसार नीतियों में बदलाव न आए, और जब नए आयामों को न पहचान कर पुरानी धारणाओं में ही बंधे रहे। वाह, ऐसा कुछ मेरे मन में आया था। तो संस्था टिकी रहे, पहले ही कहा था स्थापना, संस्था टिकी रहे मजबूरी से निर्धारित ध्येय व आदर्श के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहे, ऐसा करने से ही कलाएं पनपती रहेंगी। ठीक? अच्छा, फिर मैंने लिखा है, कला, कलाकार और संस्था। कला आत्मा है और कलाकार शरीर है। आप तो कला संस्था की बात करें, बीच की कड़ी भूलना नहीं है हमने। कलाकार है ना, जो कला को साकार करता है। तो कला आत्मा है और कलाकार शरीर है। यदि शरीर को सबल, सशक्त व सौष्ठवपूर्ण न रखा जाए तो सुंदर से सुंदर कला निखरेगी नहीं। ये कलाकार के लिए है। इसीलिए कलाकारों का सम्मान, सुव्यवस्था व संरक्षण की आवश्यकता को समझा गया था। कालांतर में कलाकार का स्थान कहाँ है, अब ये चर्चा का विषय हो चुका है। कलाकार की सहायता करके उससे यदि अपेक्षा रहे कि वो निष्दिन दाता का गुणगान करता रहे तो वो निरर्थक है। ठीक, ये भी देखा गया है और बहुत ही उद्वेग होता है मुझे
लेकिन व्योमेश जी, मैं आपके द्वारा आपके मित्रों को, आपके गुणीजनों को ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रशंसा करना कि जी फलाने इतनी ऐसी बड़ी संस्था को इतनी मदद की या इतना कुछ किया, एक बात है, लेकिन पीछे मुड़ के आगे झुक के जी जी आपके जैसा कोई नहीं, जी 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 हजूरी करना मैंने देखा है। और जब मैं नहीं करती थी और न करती हूँ, अब जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में थोड़ी ना करूंगी। तो क्या कहा है कि सोनल मानसिंह एरोगेंट है, डिफिकल्ट वुमन है, टेम्परामेंटल है, भाई बच के रहो। क्यों? क्योंकि हमने हाथ पैर ऐसे ना जोड़े। हाथ जोड़ना, यस, हाथ पैर जोड़ना एक अलग बात है, आप समझते हैं ना। मैंने किसी के ऐसे निरर्थक व्यर्थ गुणगान किए। तो ये बात कलाकार के लिए आवश्यक है, और ये बात संस्था जो चलाते हैं, चाहे राज्याश्रय से, चाहे अपने से, चाहे एक जो मैंने कहा कि हेरिटेज में मिली है, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं उनको कतई नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बिना कलाकार के उस संस्था के बिल्डिंग को क्या करेंगे? भूत की तरह घूमेंगे वहां, क्या करेंगे? कलाकार वो कड़ी है, वो सूत्र है जिनका सम्मान सबसे पहले हो, तब संस्था का सम्मान होगा, तब समाज का सम्मान होगा। राज्य को कभी नहीं सोचना चाहिए आज मैं मिनिस्टर हूं, आज मैं ब्यूरोक्रेट हूं, आज मैं प्रधान ये सचिव हूं। अरे तू आज है कल नहीं है। फॉर्मर लिखा जाएगा, पूर्व सचिव, पूर्व मिनिस्टर, पूर्व गवर्नर। कलाकार के लिए कभी आपने सुना है पूर्व कलाकार? सुना है ना? मैं ये बात बार बार दोहराती हूँ, कलाकारों के मन में अपनी कला परंपरा, अपने कला गुरु, अपनी कला के लिए इतना सम्मान होना चाहिए कि कोई कैसे कैसे कह दे, लेकिन व्यर्थ सम्मान ना हो। ठीक, चलिए बड़ी बात कह दी मैंने। तो कला पोषक तो सरस्वती पूजक होता है, होना चाहिए कला पोषक को, जो जिसको आप कहते हैं स्पॉन्सर या जो भी कहते हैं, जो सरस्वती पुत्र या सरस्वती पुत्र का सम्मान करना जानता हो, उनकी सहायता के लिए कुछ करने में समर्थ हो, तो स्वयं को भाग्यशाली मानता हो। ये है कला पोषक। लक्ष्मी वैसे भी भगवती सरस्वती की छोटी बहन है। बिना बुद्धि के जिनके पास पैसे है वो बुद्धू है। उनके पैसे को क्या करना है? गोधन गजधन बाजी धन सबे रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, जब आवे सरस्वती धन तो सब धन धूरी समान, सब धूल है। तो सरस्वती बड़ी बहन है, बिना सरस्वती के लक्ष्मी का कोई काम हमें नहीं है। अब मैं थोड़ी सी एक बात कह दूं कि बाहर जो संस्थाएं हैं, यानी विदेशों में, क्योंकि विदेशों की बात बार बार आती है, मैंने देखा है कि वो लंबे समय तक चलती हैं, टिकी रहती हैं, पनपती हैं। वहां पे जो फाउंडेशन है, हार्कनेस फाउंडेशन है, अमेरिका की बात कर रही हूँ, रॉथशील्ड फाउंडेशन है, कार्नेगी मेलन फाउंडेशन है। तो यहाँ उनकी जो जैसे कहते हैं कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उनके जो सारे लोग हैं वो बदलते भी हैं, लंबे अरसे तक भी होते हैं, समय आने पर बदलते भी हैं। ये नहीं कि गोंद लगा के चिपके रहें कैसे भी हालत में ना। तो देयर इज एन एनर्जी, एक नई नई ऊर्जा आती रहती है। लेकिन ये बात हमारी यहाँ पर मैंने कम देखी है, इसलिए संस्थाएं निखरी हैं। पिछले 50 सालों में कितनी आई कितनी गई, कितनी आई कितनी गई। अरे एक बात अशोक जी के माध्यम से, कि भारत भवन, अशोक जी को राज्याश्रय मिला, वो खुद अफसर थे। अर्जुन सिंह जी का वो मिला, बैकिंग मिला, पैसे तो थे, तो भारत भवन जैसी भव्य संस्था खड़ी कर दी। बहुत सुंदर। होते 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 क्यों ऐसा हुआ? क्या हुआ? तो अशोक ना रहे तो संस्था डगुमगु डगमगाने लगे, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो आपने यही सोचना है कि चाहे मेरी संस्था है, मैंने ये 45वां वर्ष है मेरी संस्था को,
श्री कामाख्या कलापीठ, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस। 1977 30 अप्रैल मेरे जन्मदिन पे इसकी स्थापना हुई। आज 45वां वर्ष है। आप सोचेंगे कि आप तो चलाती हैं, मेरे पास टीम है। मैंने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेरे ऐसे 4 मेंबर हैं जो सशक्त हैं। मेरे सीनियर स्टूडेंट्स की, फैकल्टी की ऐसी टीम है कि मैं कल यदि ना भी रही या उसमें से खिसक गई किसी कारणवश, संस्था चलेगी, संस्था आगे बढ़ेगी। और ये संस्था कैसे खड़ी हुई है? मैं तो घर से भाग गई थी, मेरे पास क्या पैसा था, मैंने तो अपने कुछ जेवर माने दिए थे, वो लेके भागी थी, बेच दिए कभी के। मेरे अपने कार्यक्रमों के आधे पैसे डाल डाल के सरकार से जमीन ली, उस पे ये खड़ा किया। आज भी लोन्स भर रही हूं। और मैंने अपना घर में नहीं बना सकी उमेश जी, मेरी कोई संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, सब वहां है। तो ये समाज के लिए है, मेरे लिए, मेरी कला है। और जो हमें दे के जाना है ना, लेके क्या जाना है, दे के जाना है, आगे बढ़ाना है। तो यही मैं अपनी, यानी आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मैं कह रही हूँ राज्याश्रय वाली संस्थाएं हैं जिनको मिली है इसमें, जैसे कि श्री राम भारती कला केंद्र हो और है, जो एक व्यक्ति परिवार से चली आ रही है, और एक जो निजी परिश्रम से बनी हुई संस्थाएं हैं, तीनों के लिए ये लागू होता है। तो बाहर जो संस्थाएं क्यों ज्यादा चलती हैं, इसका भी थोड़ा हमें अभ्यास करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि भारतवर्ष में संस्थाओं को या तो सरकार ले लेती है, जैसे मैंने पहले कहा, या पनपती हुई धीरे धीरे मुरझाने लगती है। इसमें इंडिविजुअल एफर्ट एंड लेगेसी, हेरिटेज वगैरह का जो एक गर्व है, या एक मान लेते हैं कि ये तो होगा ही, ये तो चल रहा है। मैं ये कहती हूँ कि नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आई डोंट टेक माई सेल्फ फॉर ग्रांटेड, आई डोंट टेक एनीवन और एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे न्यू सिचुएशन खड़ी होती है, तो उसको आपको समझना है। तो इसीलिए सुष्ठु रूपेण चले और परंपराओं को बनाए रखना, समयानुसार जोड़ना, तोड़ना, बदलना, समाज को जोड़ने का काम करना, सर्व कल्याण की भावना से काम करना, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। खास करके कला के नाम पे जो संस्थाएं चलती हैं, पॉलिटिकल संस्थाएं बहुत हैं और भी बहुत, एग्रीकल्चरल, फलाना ढिमका, साइंटिफिक, लेकिन जहाँ कला की बात आती है, उस संस्था के भाव, भावना, उसका चरित्र, उसके उद्देश्य, उसके आदर्श, मुझे लगता है कि बहुत अलग हैं, अलग होने चाहिए। बस हो गया, हो गया। हम लोग न जाने कितना और सुनने की तैयारी करके बैठे हुए थे, लेकिन आपने एक पूरी यात्रा तो करा ही दी है। और सब कुछ अगर आज ही हो जाएगा तो हम आइंदा आपको कैसे दोबारा आमंत्रित कर सकेंगे? मेरे ख्याल से इस विषय पर बात करने की आधारभूमि आपके और अशोक वाजपेयी जी के व्याख्यान के बाद अब तैयार हो गई है। हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे मैम, गुणवत्ता के साथ, समझौता किए बगैर। और आप आई हैं, हमारा एक और संकल्प है छोटा सा, कि इस व्याख्यान को लिपिबद्ध करके आपको पहले तो दिखाएंगे और आपकी अनुमति से प्रकाशित भी करेंगे। तो इस मेरा एक आपसे ये है विनय है कि इसमें कुछ बात यदि किसी को लगी हो या आपको कुछ इसके बारे में कहना तो कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं उत्सुक हूँ आपके विचार सुनने के लिए, या आपको आई डोंट नो। मैम, कलाओं और संस्थानों के संबंध को लेकर जिज्ञासा का भाव कला का विद्यार्थी होने के नाते तो हमेशा मन में रहता है कि इस संबंध को ज्यादा से ज्यादा जाना जा सके। लेकिन महामारी ने ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी हैं कि जिसे आप दर्शनकारी कलाएं कहती हैं,
प्रदर्शनकारी कलाएं जिन्हें रूढ़ अर्थ में कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो कलाकार कुछ अकेला पड़ गया है। जैसे बतौर रंगकर्मी मैं महसूस करता हूँ कि रंगकर्मियों का समूह, और बनारस में देखता हूँ तो संगीतकारों का समूह, क्योंकि अवसर कुछ सीमित हो गए हैं। अवसर इसलिए सीमित हुए हैं कि जब बंदिशें लगती हैं तो सबसे पहले ऑडिटोरियम्स बंद होते हैं और सबसे आखिर में जाके खुलते हैं। तो इस बात ने जो रोजमर्रा का कार्य व्यापार था उसको थोड़ा सा बाधित कर दिया है, कलाकार के रोजमर्रा का कार्य व्यापार। इस समस्या को कैसे संबोधित करे व्यक्ति, कलाकार कैसे करे, आप जैसा शिखर कलाकार कैसे करे, और एकदम जो जमीन पर बैठा हुआ है वो कलाकार कैसे करे। इस तरह की बातें मन में आती हैं। जमीन पर तो हम सब बैठे हैं भाई, हाँ, हम इस जमीन पे ही बैठे हैं। कितनी बार लिखा है, एलजी को लिखा, यहाँ लिखा, अभी भी ऑडिटोरियम नहीं खुले हैं। स्पा खोल दिए, सिनेमा खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, सब खोल दिया, ऑडिटोरियम नहीं खोलेंगे। तो कला विरोधी एक जो माहौल है ये क्यों है, इसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सच। और ये एक तो बात ये है व्योमेशी में प्रदर्शनकारी नहीं दर्शनकारी कलाएं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वो सबसे पीछे रहते हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो पाते हैं। एकजुट होके यदि 200-500 कलाकार भी लिखें, आवाज उठाएं, रास्ते पे निकल पड़े, एलजी के यहाँ के जो भी है यहाँ पे लोग इनके सामने प्रदर्शन करें तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। लोगों को जानकारी होगी कि भाई ये लोग हमारे ही हैं, इनके लिए तो कुछ हुआ नहीं। तो बोलते नहीं, हम लोग अंदर अंदर बोल के महसूस करके रोते रहते हैं। मुझे क्षमा करना यदि मैं कड़वी बात कहूं कि अवार्ड वापसी के लिए तो एकजुट हो जाता है एक पर्टिकुलर जुट, लेकिन सर्व कल्याणकारी काम के लिए एकजुट नहीं हो पाता। कैसी विडंबना है। एकदम सही कह रही हैं मैम। वो समूहन की जो स्पिरिट है वो कमजोर पड़ती गई है लगातार, और प्रदर्शनकारी कलाओं के कलाकारों में तो बहुत ही कमजोर है। और एक और दुविधा है मैम, जिसका जिक्र मैं अपने देश की एक बड़ी कलाकार से कर रहा हूँ, कतई राज्यसभा की सांसद से नहीं। मतलब इसका कोई राजनीतिक आयाम नहीं है मेरे प्रश्न का। जैसे जो हमारे बड़े सरकारी संस्थान हैं, संगीत नाटक अकादमी है, उसके अध्यक्ष का पद खाली है लंबे समय से। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक का पद खाली है। तो इन संस्थाओं को अपने कस्टोडियंस की, अपने अभिभावकों की जरूरत है। दरअसल हम लोगों को जरूरत है, कलाकारों को, क्योंकि आप खुद संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष रही हैं, आपको पता है कि कितनी जिम्मेदारी का पद है। तो इस क्या किया जाए, कलाकार क्या कुछ कर सकता है, या आप इस समस्या को कैसे देखती हैं? अव्वल तो ये समस्या भी है कि नहीं, कि ये भी महामारी के भीतर पैदा हुआ एक और विषाद भर है, जो जैसे परिस्थितियां ठीक होंगी तो ठीक हो जाएगा। है विषद परिस्थिति है और विषद विषाद है। इसके बारे में भी काफी बार चर्चा हो चुकी है, अवगत कराया गया है, संज्ञान में है, और अभी कहा जा रहा है कि बस अब थोड़े ही दिनों में ये काम हो जाएगा। तो इतनी सी बात तो मान के बैठे हुए हैं। 2 वर्ष निकल ही गए हैं संगीत नाटक के, और निदेशक जो है आपके राष्ट्रीय नाट्य संस्था के,
और भी है पद खाली, हाँ हाँ। रिक्त है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कहीं से एक आवाज उठा रहे, अभी तो मैंने उठाई आवाज तो और भी लोग अब लिख रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि निरंतर एक डिमांड उठना चाहिए इसके लिए। हाँ, एक चारों सतत ओर से, चार सतत स्वर और आते चारों ओर रहना से। चाहिए। देखिए, देश में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विदेशों में चल रही हैं, कुछ उसका भी वो है, देश में भी चल रही है। देश इतना बड़ा है, विशाल है, विराट है, और तरह तरह के लोग, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, उसमें यहाँ पे ये पद खाली है, ये पद खाली है। लेकिन जब ये आपका निरंतर चलता रहेगा, तब जाके ये लगता है कोई तकनीकी बाधा है कि हम संपर्क से वंचित हो गए हैं। हम दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं कि आपके साथ दोबारा जुड़ सके। आगे, हाँ आगे भी। हाँ, बीच में जरा गड़बड़ हो गई। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि बस चौ तरफ से आवाज उठनी चाहिए। हाँ, दे हैव टू ये फील हो ना कि भाई ये अत्यंत आवश्यक है ना। तो क्या होता है कि कलाकार अपने कार्यक्रम पाने के लिए, ग्रांट लेने के लिए तो बहुत झगड़ा करता है, एकदम लेकिन सही जो बात सभी है। के कल्याण के लिए है, उसके लिए नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आत्माभियोग जरूरी है, अपने को आईने में देखना जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं पर इस कदर बेचैन होकर के फोन घुमाने लगते हैं और ग्रांट रुक गई तो परेशान होने लगते हैं, और जो बात सबके हित की है उसको नहीं कहते। मैम, ये बहुत अच्छा बिंदु है। ये व्याख्यान लिपिबद्ध करके मैं आपको भेजता हूँ। दोस्तों जी, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे बीच हमारी अभिभावक और भारतीय कला की प्रतिनिधि शख्सियत सम्मान्य विदुषी सोनल मानसिंह जी थी, और उन्होंने बहुत विस्तार के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ, कविता का देवता जो है वो विवरणों में रहता है, बहुत बारीक डिटेलिंग के साथ कलाओं और संस्थानों के रिश्तों को हमारे लिए उजागर किया। हम आप सबके और मैम के, मैम नहीं कहना है जिन्हें, वो हमारी माँ स्वरूपा है। सोनल जी बहुत कहेंगे, दीदी कहेंगे तो चलेगा नमिश जी। बहुत शुक्रगुजार मैम। प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।